आज का जो सेमिनार है इट्स अबाउट कनाडा। कनाडा में अगर आपको स्टडी करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या लेवल्स वहाँ पे जो एजुकेशन के हैं, लाइक एजुकेशन का मतलब कहाँ, जैसे आपको डिप्लोमा करना है, डिग्री करना है, कौन सी पढ़ाई के बाद, 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, बैचलर्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इस इंटरेक्शन में हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, जनरली जब बच्चे हमारे पास आते हैं वो पूछते हैं कि लाइक बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर मैं कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। आज का जो आज का जो मीटिंग है वो है कनाडा के बारे में। सबसे प्लस पॉइंट कनाडा के बहुत जो मैं हमेशा हर बच्चे से शेयर करता हूँ वो ये कि कनाडा में पीआर बहुत फास्ट है एज कंपेयर्ड टू द पीआर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। बहुत फास्ट है। आपको 5 या 6 साल में, लाइक मैंने किसी स्टूडेंट को देखा नहीं आज तक कि उसको पीआर ना मिले। दूसरा जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। उसके नेक्स्ट क्या है, अफोर्डेबल एजुकेशन है। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आगे, तो मैं इनको थोड़ा सा बाद में करना चाहूँगा, इन बातों को एक्सप्लेन बाद में करना चाहूँगा, तो स्लाइड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वाई कनाडा, सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा कि मैक्सिमम लोगों को क्या कनाडा का ना कैपिटल नहीं पता आज तक। हम जिससे पूछते हैं भाई कनाडा कैपिटल कितना, 10 में से 8 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कोई कहता है जी वैंकूवर है, कोई कहता है टोरंटो है, TORONTO, इसको टोरंटो कहते हैं वहाँ पे, इंडिया में टोरंटो कहते हैं इसको, टोरंटो। कोई कहता है टोरंटो है जी। लेकिन जो राजधानी है, जो कैपिटल है कनाडा का, वो है ऑटवा। उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ऑटवा, OTTAWA, ओटावा कहते हैं जिसको, उसको ऑटवा कहते हैं वहाँ पे। ओके, उसका कैपिटल ऑटवा है जो ओंटारियो में है। ओंटारियो एक प्रोविंस है वहाँ पे। तो मैं आपको ये बातें शेयर ना करके, ये सेकेंडरी बातें हम मेन जो जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठा हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो सबसे पहली बात है कि कनाडा में थोड़ा सा स्पेस चाहूँगा, थोड़ा सा बस। ओके, कनाडा में क्या है कि उसमें 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं। यानी कहने का मतलब ये है, कनाडा में जहाँ पे आप जा सकते हो वो 13 जगह जा सकते हो, उसमें से 10 तो जो हैं प्रोविंसेस हैं। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया है जिसकी कैपिटल वैंकूवर है। यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ जैसे सरी है और कैलोवाना है। इसके नेक्स्ट अल्बर्टा है, अल्बर्टा एडमिंटन है उसकी राजधानी। यहाँ पे जनरली जो गैस का काम है, ऑयल का काम है, वो काफ़ी है। और सबसे ख़ास बात है कि अल्बर्टा में सबसे कम टैक्स है पूरे कनाडा में, और जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट सस्कैचुअन है। सस्कैचुअन मैनिटोबा की बात करें, बहुत ठंड होती है यहाँ पे, तो बच्चे कम प्रीफर करते हैं जाना। नेक्स्ट मैक्सिमम बच्चे जो प्रीफर करते हैं वो करते हैं ओंटारियो में। ओंटारियो ऐसा है, मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं, सेनेका, शेरिडन, कोनेस्टोगा, मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो ओंटारियो में हैं। ओंटारियो में मिसिसागा, स्कैरब्रो, ब्रैम्पटन। ओके, यहाँ पे बच्चे जाना पसंद करते हैं इंडिया से। लेकिन आजकल क्या है, आजकल यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली हुई है, और यहाँ पे एप्लीकेशन यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे डे बाय डे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे वीज़ाज़ कम आ रहे हैं। तो आप ध्यान करें, आज के टाइम पे ओंटारियो में एप्लीकेशंस कम लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि ओंटारियो के वीज़ाज़ नहीं आ रहे। कल भी मेरा एक स्टूडेंट है राहुल, पुलिस लाइन में है, उसका 2 बार रिफ्यूज़ल था कनाडा से और 3 बार जर्मनी से। ही गोट द वीज़ा येस्टरडे, और कोनेस्टोगा कॉलेज में उसका था, प्रोग्राम में उसका वीज़ा आया है। लेकिन चांसेस देखो क्या होता है, अगर बहुत लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, भी सारे लोग वहीं पे भर जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ जो सक्सेस रेट है, वीज़ा का सक्सेस रेट है, वो ऑटोमेटिकली कम आएगा। उसके नेक्स्ट क्यूबेक में अभी आजकल बहुत कम लोग जा रहे हैं। क्यूबेक में प्रॉब्लम क्या है, पीछे 2-3 साल पहले बहुत सारे कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हो गए थे। उन्होंने बच्चों से फ़ीस ले ली, उनके वहाँ पे अकाउंट्स में गड़बड़ मिली, तो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था। बच्चों की फ़ीस काफ़ी टाइम लगा उसको आने में। लेकिन आजकल कोई प्रीफर करता नहीं वहाँ पे जाना क्यूबेक में। क्यूबेक का राजधानी मॉन्ट्रियल सबको पता होगा ना, मॉन्ट्रियल क्यूबेक में है, वहाँ पे क्यूबेक में। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे प्रोविंसेस और भी हैं, जैसे कि न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया है, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू फाउंडन इन लेब्राडोर है। यहाँ भी आजकल बच्चे जा रहे हैं, पर्टिकुलरली नोवा स्कोशिया में।
नोवा स्कोशिया में केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी है, जहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत बहुत अच्छा है। जितने भी हमने वीज़ाज़ वहाँ पे एप्लीकेशन डाली आज तक, मैक्सिमम बच्चों के वीज़ाज़ आए हैं। ओके, सो आजकल जो बच्चे जा रहे हैं, जो हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं और बच्चे भी प्रीफर करते हैं, वो जाते हैं एल्बर्टा में काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट है आजकल। और ब्रिटिश कोलंबिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कैलावाना वाला ऊपर वाला पार्ट है वहाँ, और एक 3-4 दिन पहले एक स्टूडेंट का वीज़ा आया है। यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया कॉलेज है, सुताना का है लक्ष्य, जो सुताना वाले जानते होंगे, बताऊंगा। ओके, उसका तो यहाँ पे उसकी फ़ाइल लगाई थी हमने न्यू कैलेडोनिया कॉलेज में। इसके अलावा जो नोवा स्कोशिया में केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी अच्छे, यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कनाडा जाना है तो आज के टाइम में आप अवॉइड करें वैंकूवर, जो मेन एरिया है ब्रिटिश कोलंबिया का वो, और ओंटारियो के मेन सिटीज़ जैसे ब्रैम्पटन है, स्कैरब्रो है, जो मैंने बताया आपको, टोरंटो है, ये अवॉइड करें, क्योंकि इन जगहों पे अच्छे केसेस हैं, उनके भी रिफ्यूजल ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। तो आप कोशिश करें, आप सस्कैचुअन जा सकते हो, मैनिटोबा जा सकते हो, और क्यूबेक तो आजकल बच्चे अवॉइड ही कर रहे हैं, वहाँ पे नोवा स्कोशिया। उसके अलावा 3 टेरेटरीज़ का मतलब यहाँ ये ऊपर वाले एरिया में यूकोन है, नॉर्थ वेस्ट टेरेटरीज़ है, नूनावुट है, यहाँ पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब स्टार्ट हो गई है, और बच्चे वहाँ पे प्रीफर करते हैं क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, 2% 3% लोग रहते हैं, पूरा एरिया खाली पड़ा है, तो वहाँ पे वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप इन स्टेट्स में एप्लीकेशन डालोगे। क्योंकि देखो, अगर सपोज करो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे बस गए, आके यहाँ पे बस के, बाकी तो सब कुछ खाली पड़ा है ना, तो अगर आप उन प्रोविंसेस में डालते हो तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं कनाडा में। समझ में आया? ये पूरा उसका मैप है। नेक्स्ट, ये मैंने कैपिटल्स है जो मेन एरियाज़ की। ओंटारियो का जो कैपिटल है वो टोरंटो है, और क्यूबेक सिटी है, मेन सिटी वहाँ पे मॉन्ट्रियल है। नोवा स्कोशिया हैलिफैक्स है। इन बातों पे बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये मेन एरियाज़ हैं, ये उनके कैपिटल्स हैं, ये मेन सिटीज़ हैं उसमें, तो इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल जो विक्टोरिया है। अगर आप विक्टोरिया, अब 5-6 दिन बाद एक स्टूडेंट जा रही है, उसका वीज़ा आया है बिशप यूनिवर्सिटी में, और उसकी फ़्लाइट उसने इंडिया से विक्टोरिया की करवाई, विक्टोरिया टर्मिनल की करवाई, विक्टोरिया एयरपोर्ट की करवाई है। इन बातों में हम नहीं जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला स्लाइड, आपको मैं बेसिक बातें बताऊंगा सारी, और ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कनाडा एक ऐसा कंट्री जहाँ पे हर 5वां आदमी, यू वोंट बिलीव, हर 5वां आदमी इमिग्रेंट है। यानी कहने का मतलब या तो वो बाहर से आया हुआ है, या उसकी मम्मी बाहर की है, या फादर बाहर का, दादा बाहर का, दादी बाहर की है। यानी हर 5वां आदमी वो दूसरे कल्चर से है, वो बाहर से आके वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। तो यू डोंट फील एलियन ओवर देयर, भाई मुझे कुछ जानता है नहीं। आप जर्मनी में चले गए, बहुत प्रॉब्लम आती है आपको, कल्चरल प्रॉब्लम्स बहुत, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा जाके लाइक होम सिकनेस का शिकार नहीं होता, उसको लगता है यार अपने लोग हैं सारे, ऐसा कभी नहीं होता कनाडा में। सबसे ख़ास बात ये है। नेक्स्ट हम बात करें मल्टीकल्चरल का, आपको बता दिया मैंने, हर कंट्री के लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे। मल्टीकल्चरल कंट्री है, इसका बेनिफिट ये होता है, आजकल जो बिज़नेस करना है, जो काम करना है, उसके लिए अगर आपको ज़्यादा बड़े लेवल पे, क्योंकि आजकल वर्चुअल वर्ल्ड है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, अगर आपको काफ़ी कल्चर्स का नॉलेज है तो आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हो। वो एक प्लस पॉइंट है हमेशा, आज अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचते हो, क्योंकि आप इंडिया से बैठे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, हो सकता है आपका जो कस्टमर हो अफ्रीका से हो, आपका कस्टमर चाइना से हो, तो इफ़ यू हैव डन योर एजुकेशन इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी, तो बेनिफिट रहता है हमेशा आपको पता लगता है भी इस आदमी से ऐसे बात करनी है, इसको ऐसे वर्ड बोलना है, इसको मैं ऐसे मोटिवेट करूँगा, बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको काम, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको काम करने में परेशानी आए, आपको जॉब ना मिले कनाडा में, ऐसा कभी नहीं होता। आज तक किसी स्टूडेंट ने मेरे को कंप्लेन नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, राइट नाउ वी हैव 89 स्टूडेंट्स इन कनाडा, लेकिन किसी ने आज तक ये कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। और
अगर हम बात करें, मैं बात कर रहा था जो नदन साइड है, नदन कनाडा, जहाँ पे एल्बर्टा वगैरह आता, वो गैस, वहाँ पे गैस के फील्ड में केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह आप करते हो तो काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। बल्कि वहाँ पे एक साइप्रस कॉलेज है मेडिसिन हैट में, काफ़ी वो खाली लाइक जैसे कि कुलिनरी का कोर्स करवाते हैं वहाँ पे। वहाँ के पर्टिकुलरली देखो स्टेट वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वहाँ के लोग ना इनमें लाइक इनको करना कुलिनरी लाइक शेफ़ बनना इनको पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है उस कॉलेज का, बड़े अच्छे वीज़ाज आते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे एक ग्रैंड प्रेरी सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है उसका, ग्रैंड प्रेरी सिटी। यानी कहने का मतलब है अगर आप एल्बर्टा में जाते हो आज के दिन तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको कनाडा में एल्बर्टा नोवा स्कोशिया जाने में बेनिफिट है, क्योंकि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया वाला जो पार्ट है वो भरा हुआ है, वहाँ पे सक्सेस रेट काफ़ी कम जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कनाडा इज़ फेमस फॉर एयर स्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, करेंसी सबको तक कैनेडियन डॉलर है। और एरिया की बात करें तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो बॉर्डर है वो अमेरिका से बिल्कुल बहुत सारे, जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला पार्ट है या आपको 250 किलोमीटर तक बॉर्डर लगता है इसका अमेरिका के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना प्रेफरेंस होती है भी मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कैन आई गो टू द यूएसए। आपको आई नोट जैसे तो आप इलीगली वहाँ पे जाना है, आप लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें तो आप वहाँ से यूएसए इजीली मूव कर सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट थी मेगा वाधवा, शी वेंट टू यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट एंड आफ्टर 6 months शी वेंट टू द यूएसए। मॉडल टाउन पानीपत की रहने वाली थी। नेक्स्ट ओके, ये हम डिस्कस कर चुके वाई स्टडी कनाडा। कनाडा में भाई ये बेनिफिट हैं, आप घर की याद वाले फीलिंग नहीं आती, अपने ही लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे। और जो एजुकेशन क्वालिटी है, जो आपकी वहाँ की डिग्रीज हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं। आप कहीं भी किसी कंट्री में जाएंगे वहाँ से पढ़ के तो आपको ये चैलेंज नहीं फेस करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम कि सर आपने वहाँ से पढ़े हुए तो विल नॉट एक्सेप्ट योर डिग्री। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक अफोर्डेबल एजुकेशन। आजकल जो जनरल जो फीस आ रही है वो है, मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं करूँगा, अगर मैं कम्युनिटी कॉलेज या पब्लिक कॉलेजेस की बात करूँगा तो फीस रहती है 10 लाख से 12, 13, 14 लाख, 10 लाख to 14 लाख रुपीज़ एक साल का फ़ीस। भाई 1 लाख रुपया फ़ीस कनाडा में। अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे भी कॉलेज हैं हमारे पास जिनकी फीस ही 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है एक साल की। तो सबसे ऐसा कोई भी कंट्री नहीं। आप यूके में जाएं, यूके में फ़ीस कितनी है जनरली, लाइक 13-14 लाख एवरेज है, मतलब 14,000 पाउंड है, 15,000, 16,000 वो लेवल बढ़ता रहता है। आप यूएसए में जाएं, वेरी एक्सपेंसिव अगेन। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, फ़ीस कितनी वहीं आ रही है, लाइक 6 महीने की 8 लाख, 9 लाख। तो फ़ीस के मामले में अफोर्डेबल, आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ की फ़ीस। नेक्स्ट इज़ क्या है कि सबको पता कि हेल्दी और सेफ़, आप किसी टाइम कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन कनाडा। बहुत सेफ़ है और नेचर फुल, इट्स लाइक फुल ऑफ नेचर, तो लाइफ ऑटोमेटिकली वहाँ पे हेल्दी, इतना पोल्यूशन नहीं है। सबको पता है कि इंडिया में कितना पोल्यूशन है, मैं अपने कंट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पे लाइफ हेल्दी है। और सबसे ख़ास बात ये कि यहाँ पे कनाडा में क्या है कि आपको बहुत सारे प्रोग्राम जैसे जिसमें आपको कोऑप मिलता है। कोऑप का मतलब कोऑपरेटिव प्रोग्राम, उसका मतलब इंटर्नशिप लगा लो, यानी 2 साल का प्रोग्राम है। बहुत सारे क्या 40% प्रोग्राम्स आजकल कनाडा में ऐसे हैं जिसमें आपको साइड अंदर ही प्रोग्राम में जॉब भी मिलती है। 2 साल का प्रोग्राम है, उसमें 6 महीने का कोऑप रहेगा। आपको कोऑप का मतलब क्या है कि आपको कहीं भी इंटर्नशिप दिला देंगे, आपको फुल सैलरी मिलेगी। जनरली जो इंटर्नशिप्स होती है वो पेड होती हैं, फुल सैलरी मिलेगी। उसका बेनिफिट ये कि इन फ्यूचर आपका पढ़ाई पूरा होने के बाद अगर आपको जॉब चाहिए तो आपने जहाँ पे 6 महीने काम किया हुआ है, यू कैन अप्रोच दोज पीपल। अगर आपका बिहेवियर, अगर आपका जो सॉफ्ट स्किल्स थे, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा था, आप पंक्चुअल थे, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से वहाँ जॉब मिल जाएगी। आपको जॉब सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये भी है कॉप्स का, इंटर्नशिप्स का, कि आपको 6 महीने का जॉब मिलेगा तो फुल सैलरी मिलेगी। फुल सैलरी का मतलब अगर आप 20 घंटे काम करते जो अलाउड है, 20 घंटे में थोड़े कम पैसे कमा पाते हो। अगर आपको इंटर्नशिप है 6 महीने का, तो अगर सपोज करो $3,000 मिला 1 महीने का,
6 महीने का 18,000 मिल गया, आपकी फ़ीस कितनी है 14,000, तो 4,000 एक्स्ट्रा ही बच गए और 6 महीने में 1 साल का फीस भी पूरा हो गया, खर्चा भी निकल गया आपको। तो व्हेन यू गो टू कनाडा ऑलवेज ट्राई टू गेट को प्रोग्राम्स जिसमें विद इंटर्नशिप और जॉब आपको मिलता है साथ में। यानी जॉब का मतलब क्या, आपका जो कॉलेज है वो आपको हेल्प करता है प्लेसमेंट के लिए, टेम्प्रेरी प्लेसमेंट के लिए, जो बाद में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट, सबको पता है कि कनाडा में अगर आप 2 साल का प्रोग्राम करते हैं आपको 3 साल का उसको बोलते हैं PGWP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, और आप 1 साल का करते हो तो आपको 1 साल का वर्क करने का राइट मिलता है। तो वहाँ पे जब भी आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को नहीं कहूँगा मैं, कोई भी कॉलेज चूज करें तो उसके पास, कॉलेज के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक DLI नंबर, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर, और दूसरा PGWP राइट्स, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट राइट। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हो उस प्रोग्राम के बाद आपको वर्क भी मिलेगा। बहुत सारे वहाँ पे ऐसे कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेज और इवन पब्लिक कॉलेजेस भी, जिनके बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको पढ़ने के बाद आप वर्क नहीं कर सकते। यानी ये क्लियर करें अपने एजेंट से जब भी आप पढ़े वहाँ पे, भाई जो प्रोग्राम तुम मुझे दे रहे हो इस प्रोग्राम का PGWP राइट्स, यानी इस प्रोग्राम के बाद मैं वर्क कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? तो नेक्स्ट बात आप ये भी ध्यान रखेंगे, जब भी कभी व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर लाइक प्रोग्राम्स, और PR का मैं पहले डिस्कस कर चुका, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रैदर कि PR बहुत फास्ट है और 99% NNPR हो जाती, किसी को प्रॉब्लम आते हुए मैंने देखा नहीं आज तक। नेक्स्ट, कॉलेजेस 3 टाइप्स के होते हैं वहाँ पे, यानी मैं अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, यूनिवर्सिटीज़ और कम्युनिटी कॉलेज को पब्लिक कॉलेज भी कहते हैं, प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज का ये है भाई कि प्राइवेट कॉलेज के पास जनरली खाली लाइसेंस होता है, DLI नंबर। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे कॉलेज हैं, जिसको मैं बहुत सारे, जो वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज है, FCMT है, लाइशन है, जो एक छोटी छोटी बिल्डिंग में चलते हैं, 2-4 कमरों में चलते हैं, हफ्ते में 2 दिन क्लास लग गई, लेकिन आपको उन प्रोग्राम्स के वर्क राइट्स जनरली नहीं मिलते। तो यही प्रॉब्लम है प्राइवेट कॉलेजेस में कि आपको वर्क नहीं मिलता, उनमें फ़ीस तो सस्ती है। जो एजेंट्स ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाते भाई 4-5 लाख में कनाडा जाएँ, वो वैसे प्रोग्राम उठाते हैं, यहाँ वाले प्रोग्राम उठाते हैं, उनकी फ़ीस ही सस्ती है। 3 लाख फ़ीस है, 3 लाख आपने 3 लाख फ़ीस भर दिया। इनमें फ़ीस का ऑप्शन भी होता है, भी आप फ़ीस आफ्टर वीज़ा पे कर सकते हो। दूसरे वाला जो बताता मैंने, कम्युनिटी कॉलेज या पब्लिक कॉलेज, जिनको वहाँ का प्रोविंस है, प्रोविंस उनको फंडिंग करता है, तो इसमें लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा रहता है, प्रोफेसर्स अच्छे रहते हैं, लैब्स अच्छी रहती हैं। प्राइवेट कॉलेज वाला तो वही है, कम से कम पैसा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा। यूनिवर्सिटीज़ ये काफ़ी बड़े लेवल पे होती हैं। डिफरेंस क्या रहता है यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बड़ी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, हाई रहती है। उनका जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी थोड़ा सा ऊपर रहता है कि आपको 70% मार्क्स चाहिए, आपका बैचलर्स 4 साल का होना चाहिए। उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग लाइक कंडीशंस रहती हैं, फ़ीस ज़्यादा रहती है। लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बेनिफिट आपको ये है कि आपको एक्स्ट्रा, जब आपका PR होता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के, आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। ऐसा नहीं कि कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बहुत फेमस कॉलेज हैं, शेरिडन है, लंगारा है, सेनेका है, सेंटेनियल है, जिसकी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट रहती है, काफ़ी अच्छा नाम है वहाँ पे, लाइक जॉर्ज ब्राउन है। ओके, नेक्स्ट, इनटेक्स मेनली 3 रहते हैं, जनवरी और सितंबर और मई में भी बहुत सारे सीट्स अवेलेबल होती हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ लाइक मैक्सिमम जो पब्लिक कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी जहाँ पे हर 2-2 महीने बाद इनटेक होता है, जनवरी में है, फिर मार्च में है, फिर मई में है, फिर जुलाई में है, तो उनके इनटेक्स चलते रहते हैं। लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस, जो पब्लिक कॉलेज हैं, उनके इनटेक्स 3 होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, यूनिवर्सिटीज़ के तो जनरली 2 ही होते हैं, लाइक जनवरी, मई और सितंबर। और आज का हालात ये ऐसा है कि कनाडा में मई के लिए सिर्फ 2-3 कॉलेजेस ही खुले हुए हैं, बाकी सबकी सीट्स फुल हैं। इवन सितंबर में भी 40% सीट्स फुल हैं, अभी दे हैव नो सीट्स, इतना भरा हुआ है पहले से ही। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपके
ट्वेल्थ, अगर आप ट्वेल्थ के बाद आप क्या कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड से आगे हट के बात करूँगा। ट्वेल्थ के बाद वहाँ पे आप ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा जो रहता है वो 1 साल 2 साल का, 2 साल तक भी हो सकता है। इसके बाद आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, वो 3 साल का रहता है। जो उसका जो क्राइटेरिया है, उसमें एंट्री का क्राइटेरिया ये है भाई कि अगर आपके जो डिप्लोमा आप कर रहे हो, अगर आपने आइल्स किया है 12वीं के बाद, तो सब में 6 होने चाहिए, लाइक 6 ईच होना चाहिए, 6 रीडिंग में, 6 राइटिंग में, 6 स्पीकिंग में, 6 लिसनिंग में। इसको बोलते थे पहले SDS कैटेगरी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम कैटेगरी। पहले क्या था, पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे एप्लीकेशन के लिए कनाडा में। फिर उन्होंने एक नया स्कीम लेके आया कि भाई SDS स्कीम है ये, इसमें कम डॉक्यूमेंट लगेंगे, वीज़ा फास्ट आएगा। तो अगर आपने आइल्स किया तो 6 ईच चाहिए, आपकी फाइल SDS कैटेगरी में लगेगी, डॉक्यूमेंट कम से कम लगेंगे आपके 12वीं के बाद। और कोशिश हो कि आपके बहुत सारे कॉलेज जैसे 55%, 60%, इवन 50% को भी एक्सेप्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 12th के बाद PT किया है, PT और IELTS दोनों ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं। PT वाले बच्चे की फाइल लगती है नॉन SDS में। नॉन SDS का मतलब ये है कि आपकी फाइल अगर SDS में लगेगी तो आपको GIC क्या है, GIC का मतलब है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, यानी आपको वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, स्कोशिया बैंक है, इवन ICICI बैंक है, SBI है। तो यहाँ से आपको $10,200 वहाँ पे भेजने पड़ेंगे, आपका अकाउंट खुलेगा। वो इसलिए होता है कि आप जो वहाँ पे पढ़ रहे हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, जेब खर्ची नहीं है, मंथली आपको सोच करो $500 का ज़रूरत है, तो आप लगेंगे भाई दे दो उधारे, या कोई रिलेटिव थोड़ा वहाँ पे किसी मांग के ले आओगे, तो बैंक में पैसे डलवा लेते हैं वो, ताकि आप टाइम जब आपको ज़रूरत है तो आप मंथली पैसा निकाल सको। मंथली एकदम नहीं निकाल सकते। जिस बच्चे की SDS कैटेगरी में फ़ाइल लगेगी उसका GIC अकाउंट खुलेगा, हर मैंडेटरी है। आप फाइलिंग करेंगे, लॉजिंग करेंगे तो आप वो मांगेगा आपसे। अगर किसी बच्चे ने PT किया है तो PT वाले बच्चे को GIC अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन नहीं है, आपकी इच्छा खुलवाओ चाहे नहीं खुलवाओ। उसको नॉन SDS कैटेगरी रहता है। नॉन SDS कैटेगरी में दूसरा बेनिफिट ये है आपको कि आपको SDS कैटेगरी में 1 साल की फ़ीस भरनी है, और नॉन SDS में PT वाले बच्चे को 6 महीने की फ़ीस भरनी है। वो खाली 6 महीने की फ़ीस भर के ना वो GIC खुलवाए, ना 6 महीने के पैसे उसके पास बच गए, वो खाली उसको दिखाना है फैमिली की इनकम कितनी है, नेटवर्थ बनवा ले। बैंक में भाई सपोज करो किसी बच्चे का 2 साल का प्रोग्राम है और 1 साल की फ़ीस है 14 लाख रुपया, 2 साल का 28 लाख हो गया और 6 लाख GIC का हो गया। वो उसमें से 7 लाख भर के 21 जो बाकी बच गया पैसा, 24-25 जितना भी बच गया, वो बैंक अकाउंट में दिखा सकता है, भाई मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, मैं अपना जो अगर खर्चा जो बाकी फ़ीस है, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ यहाँ से पे करूँगा, तब भी वीज़ा आ सकता है। जो मैं आपको कीर्ति की बात कर रहा था, कीर्ति कादियानी, उसका वीज़ा ऐसे ही आया। हमने ना उसका कोई GIC था ना कोई, उसका हमने खाली 6 मंथ का फ़ीस पे किया था। कीर्ति ने यहीं से PT की थी। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। जो बहुत सारे लोग ना कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं एजेंट्स, जिन्हें PT कर रखी है। भाई तेरे से आफ्टर वीज़ा फ़ीस लेंगे 18 लाख 20 लाख, लेकिन कितने पैसे भर रहे हैं वहाँ पे, होगा वो 6-7 लाख रुपये। जो कीर्ति की फ़ीस थी कितनी थी, 6,12,000 वीज़ा आ गया 6,12,000 में। और भी सस्ते, वो तो यूनिवर्सिटी है, ये तो बिशप यूनिवर्सिटी थी। इससे अलावा और भी सस्ती कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक हैं, जहाँ पे वर्क राइट्स मिलते हैं, लेकिन फ़ीस बहुत कम है। सपोज अगर किसी कॉलेज की फ़ीस 12 लाख है तो आपको 6 लाख तो भरने पड़े, क्या 10 लाख है तो आपको 10.5 लाख है तो 5 लाख तो भरने पड़े, 5 लाख में आपका वीज़ा आ गया। लेकिन एजेंट बताते नहीं बच्चों को, भाई तूने PT कर रखा है, तुझे GIC करवाने की ज़रूरत नहीं, तुझे कुछ नहीं करना, तेरा वीज़ा फिर भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम इस बात पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी में आपकी जो मार्क्स हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करनी है तो 12th में आपके कम से कम 65 या 60 से अबव होने चाहिए। अगर आपको मास्टर्स में जाना है तो आपके मार्क्स कम से कम, ये मान के चलो 65-70 मार्क्स होने चाहिए, % मार्क्स होने चाहिए। ओके, और अगर बात करूं ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर सकते हो, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स का नाम है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, वो 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। उसके अलावा आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, उसके अलावा आप डिग्री कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। उसके अलावा एक और नया प्रोग्राम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कनाडा में, उसको बोलते हैं पोस्ट बॉकलेट कोर्स। पोस्ट बॉकलेट कोर्स वो ग्रेजुएशन से ऊपर है और पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे है। उसका मतलब ये है, सपोज करो किसी ने बीए किया, बीकॉम किया, और बीकॉम के बाद आपने 4 महीने जॉब किया होटल में, और आप कहते हो सर मुझे तब आगे होटल की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप पोस्ट बॉकलेट कोर्स करोगे, यानी वो दोनों के बीच का वो आपको वो फास्ट कोर्स है उन बंदों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं। वोकेशनल, लाइक कहने का मतलब ये है, अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं पोस्ट बॉकलेट कोर्स। आपकी पढ़ाई, हमारे पास एक बच्चा था, उसकी पढ़ाई बीए थी, सुमित पट्टिकलिया नाम, मुझे हर बच्चे का याद रहता है, हर बच्चे का प्रोफाइल लग रहता है। उसने बीए किया हुआ था, बीए करने के बाद वो ना उसमें स्टोर कीपर का जॉब कर रहा था किसी धागा फैक्ट्री में। तो उसका हमने प्रोग्राम लगाया सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन के बटन यूनिवर्सिटी, एंड ही गोट द वीज़ा। क्योंकि उसकी पढ़ाई तो आर्ट्स में थी, जॉब उसने 1 साल कर रखी स्टोर कीपर की। स्टोर कीपिंग है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। वही तो है सप्लाई, कौन सा सामान आया, किसकी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, कब ऑर्डर करनी है, कितना कंजप्शन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वीज़ा आ गया। यहाँ तक समझ में आया आपकी? 12th के बाद क्या, 12th के बाद आप 12वीं के बाद आप डिग्री भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिग्री 3 साल की आप डिग्री भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। 4 साल की भी डिग्री होती है वहाँ पे, 3 की भी होती है। आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिग्री और डिप्लोमा में फ़र्क ये है कि डिग्री का जो टाइम बहुत लंबा रहता है, 4 साल आपका डिग्री है, 3 साल आपको वर्क मिलेगा, 7 साल बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर लाइक द PR। वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। डिग्री में फ़ीस ज़्यादा होती है, डिप्लोमा में कम होती है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे वो डिप्लोमा करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, ये अगर हम स्कोर की बात करें, मैं कर चुका हूँ स्कोर। आपको अगर 12th के बाद आपको डिप्लोमा में जाना है, अगर आप SDS कैटेगरी में IELTS करके फाइल लगा रहे हो, तो 6 ईच होना चाहिए, कम से कम 6 हर मॉड्यूल में। और आजकल तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे जो 6.5 भी मांगते हैं 12th के बाद। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी लाइक अलग अलग रहता है। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको 7 ईच चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको कम से कम 6.5 चाहिए IELTS में, नॉट लेस देन 6। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, सपोज करो कि आप मास्टर ऑफ हेल्थ केयर करना चाहते हो तो उसमें 7 ईच चाहिए आपको फार्मास्यूटिकल्स के बाद। एवरेज है जो 12वीं के बाद 6 ईच और ग्रेजुएशन के बाद 6.5 नॉट लेस देन 6। अगर नेक्स्ट बात बच्चे तो PT की, PT का स्कोर ऐसा है, PT का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस 12th के बाद 56 भी ले लेते हैं, 55 भी ले लेते हैं, 57। मेरा एक स्टूडेंट है 53, राहुल वर्मा, उसने आर्या कॉलेज से बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट किया था, 57 स्कोर था उसका, और उसका कैपिलानो यूनिवर्सिटी में ही गोट द वीज़ा टूरिज्म मैनेजमेंट में, 57 स्कोर था उसका। तो ऐसे ही अगर आप मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स में आपको कई यूनिवर्सिटीज़, कई जो कॉलेजेस हैं वो 60 मांग लेते हैं, PT का स्कोर 62 भी मांग लेते हैं। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो कोशिश करो कि आपका स्कोर 62 से ऊपर हो। अगर आप बैचलर के जा रहे हो तो कोशिश करो आपका स्कोर 60, 58 इन से ऊपर हो, वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, सबसे खास बात है, इस साल हमने जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन डाली थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, PT वाले 9 बच्चे थे, 9 में से 1 का रिफ्यूजल, 8 के वीज़ा हैं। IELTS का टाइम ज़्यादा लग रहा है और PT वाला फास्ट वीज़ा आ रहे हैं, बिल्कुल फास्ट, और 4-5 दिन में तो सब उनका अपडेट हो जाता है, मेडिकल वगैरह PT वाला। इवन एक दिन में भी। मेरे स्टूडेंट है सौरभ कपूर और जो दूसरा कौन सा था, संदीप धालीवाल इसराना का, जिनका एक यानी जैसे कि आज बायोमेट्रिक थी, अगले दिन उनका एक दिन छोड़ के नेक्स्ट दिन वीज़ा आ गया दोनों का। दोनों ने PT कर रखी थी, PT भी यहीं से की थी, सारा स्टाफ जानता है, उन दोनों को जानता है, सौरभ कपूर को और उनको। तो आजकल कनाडा में PT के वीज़ाज फास्ट आ रहे हैं, IELTS के लेट आ रहे हैं। दूसरा ये जो मिसकॉन्सेप्शन था कि भाई अगर हम PT करें तो क्या सिर्फ 1 या 2% कॉलेजेस ऐसे हैं
कनाडा में जो पीटी को एक्सेप्ट नहीं करते, अदरवाइज 99% एक्सेप्ट करते हैं आज के दिन। और वीज़ा हर एक का वीज़ा आ रहा है पीटी में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आइल्स थोड़ी टफ है या आई कैन नॉट क्रैक द एग्जाम, और या आपको लगता है मैं पीटी कर लूँ तो दैट वुड बी बेनिफिशियल, डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप पीटी करते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई गारंटी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि किसी ने पूछ लिया, मैंने ऐसे वीडियो बना दिया चीज़ों को सेंशलाइज करने के लिए। सेंशलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेरा अपना कंसेप्शन है, कंसेप्शन अपना मेरा फर्म बिलीव है, ये बिलीफ है, सॉरी। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया जाओ तुम भाई, 3 महीने पुराने फंड करो, नहीं मिनिमम 3 महीने चलेंगे आपको भाई ज्वेलरी लोन नहीं चलेगा, ये ऐसे पैसे कहाँ से आए ये बताओ, इतना डॉक्यूमेंटेशन है, आपका दिमाग फट जाएगा। कनाडा एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आप चाहे पैसे 2 दिन पुराने हो, आपको जीआईसी के पैसे कहाँ से आए, अपने दोस्तों उधार लिए, चलेगा। फीस 1 दिन पुराने बैंक में डलाओ, चलेगी। आपसे कोई सोर्स नहीं मांगते पैसे का, कितना पैसा पुराना, कुछ भी तो नहीं करना आपको, सिंपली पैसे इकट्ठे अकाउंट में डलवाओ आज, नेक्स्ट दिन फाइल लगा दो ऑफर लेटर के बाद, कोई भी परेशानी नहीं है। सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है कनाडा की कि इट्स वेरी वेरी जस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली। कुछ भी तो नहीं करना आपको भाई, नेटवर्थ बनवाओ, ये करो, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल सा काम है, बैंड लेके आओ, पैसे अकाउंट में डलवाओ, ऑफर लेटर विद इन ए वीक टेंडे जाता है और साथ के साथ में फाइल लगाते हैं। सबसे बेस्ट बात ये। नेक्स्ट, और थैंक्स हो गया, थैंक्स के अलावा मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा, बड़ा जल्दी हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। इसके अलावा बात ये है कि इसका प्रोसेस कैसे है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ऐसा है कि इनटेक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और इसके पूरे प्रोसेस में आपका अगर ऑफर लेटर है तो विद इन 4 डेज़ में हम आपका, अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो विद इन ए वीक वी कैन लॉन्च योर फाइल। दूसरी बात है, अब मैं थोड़ा सा अपनी तारीफ़ करना चाहूँगा काफ़ी देर हो गए सीरियस होते हुए हमें। हम जो हमारी जो टीम है, भले ही हम 6 साल पुराने हों, लेकिन 6 साल में हमने अपने आप को इस्टेब्लिश ये किया कि नकल नहीं की लोगों की, उससे पूछ के कर लिया, उससे नहीं, ऐसा नहीं। अपनी स्टडीज़ हमारी अपने खुद की स्टडीज़ हैं, और हम डायरेक्ट डील करते हैं 80+ कॉलेजेस में, 80+ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा में हम डायरेक्ट डील करता हूँ मैं। मेरे ऑफिस में यहीं से डायरेक्ट फाइल लगाना, डायरेक्ट आपको मेरे ऑफिस से बाहर कहीं नहीं जाना। आपको अपना फ़ीस अपने अकाउंट से पे करना है, आपको अपना जीआईसी अपने अकाउंट से पे करना है, आपको जो अपना एम्बेसी फ़ीस है $235 होता है वो आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है। मेडिकल के पैसे आपने मैक्स जहाँ भी आप दिल्ली में करवाएंगे, चंडीगढ़ में, वहाँ पे करने हैं। तो कहने का मतलब है, और हम हर बच्चे की ईमेल आईडी आगे प्रोवाइड करवाते हैं, आपका फ़ोन नंबर, यानी कभी भी हम अपना, यानी बहुत सारे एजेंट्स करते हैं भाई मेरा सब कुछ चलेगा, कभी तू बाद में तो ऐसा कर ले, ये कर ले, नहीं, नो प्रॉब्लम। हर बच्चे का जो हमारे से फाइलिंग करवाता है, जिसको हम कंसल्ट करते हैं, हर कंट्री में हम उसी बच्चे का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देते हैं। आप जितनी बार यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को फ़ोन करो, ईमेल डालो, सर मेरा केस कहाँ पे है, क्या स्टेज है, कैसे क्या करना है, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। हम अपना, और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना रहेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको जब अपना केस लॉन्च करेंगे तो आपको एक पेपर, 2-3 पेपर्स ऐसे 2-3 पेजेस में ये डिफाइन करना होता है भाई ये मैं कोर्स क्यों कर रहा हूँ। वैसे सही रूल ये है कनाडा का कि जो अगर आपकी फाइल एसडीएस कैटेगरी में लगेगी तो आपको एसओपी की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्टिल यू हैव टू राइट। तो एसओपी में आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि भाई मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मेरी पुरानी पढ़ाई से रेलेवेंट है, संबंधित है कि नहीं है, इस कोर्स में मैं क्या पढ़ूँगा, मुझे कौन कौन से स्किल्स मिलेंगे, उन स्किल्स के बेस पे मुझे इंडिया में कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी, और मैं इंडिया में पढ़ने के बाद वापस क्यों आऊँगा। हर कंट्री में आपको जो एम्बेसी है वहाँ की उसको कन्विंस करवाना होता है कि भाई पढ़ने के बाद मैं इंडिया में वापस आऊँगा। मेरे जो फाइनेंशियल जो मेरी कंडीशन है फैमिली की वो कैसी, मेरे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती, कितने पैसे हमारे पास हैं, उसमें एसओपी में सब कुछ लिखा जाता है। और जब आपका वीज़ा डिसाइड होता है तो जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो उसको ज़रूर पढ़ते हैं। वो एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके केस का। वो हम बच्चे को पहले गाइड करते हैं, ब्लूप्रिंट बच्चे से बनवाते हैं, बच्चे से पूरा स्टडी करवाते हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमिग्रेशन जब आप जब कनाडा में जाते हो
तो आपसे कई बार इमिग्रेशन में पूछ लेते सब कुछ, आपने कोर्स क्यों चूज़ किया, इसमें क्या पढ़ोगे, कौन सा प्रोग्राम है, कितना फ़ीस पे किया आपने। इवन मुझे ये बताया गया कि आजकल एम्बेसी से बच्चों को कॉल आ रहे हैं। क्या कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जेन्युइन नहीं होते, एजेंट ने बच्चों को कुछ पता ही नहीं क्या कर रखा है, कौन सा कोर्स में जा रहा है। तो आजकल ये भी है, तो इसलिए हम हर बच्चे की प्रेपरेशन एडवांस में करवा के रखते हैं। प्रोसेस ये रहता है, पहले जब आपके स्कोर आने के बाद आप ऑफर लेटर के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। ऑफर लेटर अगर आपको नहीं पता कौन कौन से प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं, भैया तू कौन से एरिया में जाएगा, कौन से प्रोविंस में जाएगा, यहाँ पे इस इनटेक में ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप हमें बताते हो, फिर मैं 2 में, मेरा एप्लीकेशन 2 में डालो। एप्लीकेशन फ़ीस होती है जनरली कनाडा में 60, 70, 100, 150, $200 तक आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है ऑफ़र लेटर के लिए। आपका ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर के बाद क्या होता है कि आपका फ़ीस पे करवाते हैं हम। ऑफ़र लेटर में अकाउंट नंबर मेंशन होता है। फ़ीस के बाद आपका GIC करवाते हैं, मेडिकल करवाते हैं, और आपका फ़ीस वहाँ जाने के बाद आपको LOA मिलता है। वहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सब आने के बाद आपकी फ़ाइलिंग होती है। फाइलिंग का मतलब हम फाइल लॉन्च करते हैं, एम्बेसी में आपके सारे डॉक्यूमेंट भेजते हैं। उसके बाद एम्बेसी डिसाइड करती है कि वीज़ा यस या नो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बताओ सब कितना आसान है, कुछ भी नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं चलेंगे, प्रोसेस बहुत फास्ट है। विदिन, अगर ऑफ़र लेटर आपके हाथ में है, कई बार ऑफ़र लेटर 1 वीक में, कई बार इवन कई यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास, अल्गोमा यूनिवर्सिटी है, हम 24 आवर्स में ऑफ़र लेटर ला के देते हैं उसका। कोनेस्टोगा कॉलेज है, कई बार उनके पास, वो डिपेंड करता है टाइम पे, विदिन ए सिंगल डे हम ऑफ़र लेटर अरेंज करवाते हैं। साइप्रस कॉलेज है, 24 आवर्स में ऑफ़र लेटर अरेंज करवाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, टाइम लग जाएगा, जो काम विदिन 72 आवर्स में ऑफ़र लेटर अरेंज करवा देते हैं। पैसे पुराने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ख़ास बात है कि आप जो हमारा इंडियन स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, वो क्या करने जाते हैं वहाँ पे, डेफिनेटली पढ़ाई के साथ साथ उनका मेन मोटो रहता है कि भी इनकम भी हो जाए, फैमिली पे वो डिपेंड ना रहे। तो आपको इजीली जॉब्स मिल जाती है वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर वहाँ पे इनकम कितनी है, वो डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कितने एक्टिव हो, आपको किस एरिया में जॉब मिला है, उसके हिसाब से आपके वेज डिसाइड होते हैं, आपकी सैलरी, आपके पैसे डिसाइड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो बच्चे डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड, वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं और इतना इनकम कर लेते हैं कि अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं रहते, वो वहाँ से अपने पैसे का फ़ीस का अरेंजमेंट कर लेते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको 2-3 साल के प्रोग्राम में अगर आपकी फ़ीस के अलावा 2-3-5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़े, तो आपके बाद उसके बाद 3 साल वर्क वाले भी तो हैं, आप आराम से अपना इनकम वहाँ से इनकम करके अपना पैसा मतलब जो पहले पैसा आपने इन्वेस्ट किया घर वालों को वापस दे सकते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक दैट कि मुझे कुछ बताने का ज़रूरत है। एम्बेसी फ़ीस है जो वो $235 होता है, 150, और बायोमेट्रिक 85। ठीक है, आई थिंक आई हैव डन जस्टिस विद द टॉपिक। नेक्स्ट बात आती है बच्चे भी कोर्स कैसे चूज करें। भाई कोर्स आप देखो, अगर 12वीं के बाद आपने आर्ट्स की है, आर्ट्स में आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, तो आप पर्सनल ट्रेनर है और बहुत सारे सिंपल कोर्सेज में, जैसे कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, ये या यू कैन गो, इवेंट मैनेजमेंट है, मैस कम्युनिकेशन है, लाइब्रेरी साइंस है, आप इसमें जा सकते हो। अगर आपके पास नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल के इन्वायरमेंटल साइंसेज है, आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं सारे, आप उनमें जा सकते हो। आपके पास मेडिकल है, मेडिकल के लिए बहुत सारे, किनेसियोलॉजी है, बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे लाइक और हेल्थ वाले प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, नर्सिंग के प्रोग्राम्स भी हैं, आप उनमें जा सकते हो। अगर आपके पास कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, और इवन BBA है, बहुत सारे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। आप इवन लाइक BBA के बाद आप हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, आप इसमें जा सकते हो। अगर आप वही ग्रेजुएशन है, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैंने सिंपल आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, तो आप अगर आप ग्रेजुएशन में आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे, तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आर्ट्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। अगर आपकी दोबारा फिर अगर इंग्लिश अच्छी है, तो आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, और आप अगर आप स्टडी वाले एरिया में जाना चाहते हो, 12th के बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। अगर आपने BEd किया है, तो आप BEd वाले बच्चे भी दोबारा कनाडा में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जा सकते हैं, डिप्लोमा में जा सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम रितु नेहरा, उसने MSc के बाद MAD किया था
बीएड किया था सॉरी, और बीएड के बाद उसका कैपिलानो यूनिवर्सिटी में सेम अर्ली चाइल्डहुड में 2 साल मतलब 12वीं वाले प्रोग्राम में वीज़ा आ गया था उसको। मैंने उसमें एमएससी को हमने ये कन्विंस किया था कि मैंने जो इंडिया में पढ़ा वो अप टू द मार्क नहीं था, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं हुए यहाँ पे। मेरा पैशन है छोटे बच्चों को पढ़ाना, लेकिन मुझे इंडिया में अच्छा नहीं मिला, तो मैं वहाँ पे जाके दोबारा प्रोग्राम करना चाहती हूँ। एंड शी वाज अलाउड टू डू दैट प्रोग्राम। ठीक है, काफ़ी बातें रह गई जो आप हमसे सारी बातें बताऊंगा तो फिर तुम मुझे पैसे क्यों दोगे कि नहीं बाद में तो उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। हाँ, गैप, यस। 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद देखिए, अगर आपका गैप है 2-3 साल तक का गैप चल जाता है, उस गैप में आपने किया क्या, जेन्युइनली बताइए आप। बहुत सारे बच्चे, अब मैं कीर्ति का केस दोबारा उठाऊंगा मैं यहाँ पे। कीर्ति ने 2020 में 12th किया था और 2023 में वीज़ा। वो स्पोर्ट्स में हॉकी की अच्छी प्लेयर, उसके सारे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए उसके हॉकी के, जो उसने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। शी गोट द वीज़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने 12th के बाद भी मैंने कोचिंग किया, कंपेटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किया, वो सर्टिफिकेशन चल जाएंगे। इवन आपका कोई डिप्लोमा है 12th के बाद, कनाडा एक्सेप्ट्स। एक मिनट रुकूँ मैं। 12th के बाद जॉब एक्सेप्ट नहीं है कनाडा में। जॉब वालों के बहुत रिफ्यूजल आ रहे हैं। उनको पता कि बट 12वीं के बाद बच्चा जॉब क्यों करेगा। अगर आपका इंटर्नशिप है, अगर आपका कोई डिप्लोमा है रेलेवेंट फील्ड में, तो वो वैलिड है। ये सर आप पूछिए। जॉब नहीं चलेगा 12वीं के बाद। ग्रेजुएशन के बाद जॉब अलाउड है भाई, ये तो अंडरस्टूड है यार। ग्रेजुएशन के बाद तो बंदा जॉब कर सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक के वीज़ा हमारे आए हुए, मेरे आए हुए हैं। 8 कौन था? हाँ, अभी एक स्टूडेंट का वीज़ा आया है केबर्डन यूनिवर्सिटी में, रूहिल, यही पानीपत के रहने वाले हैं। हॉस्पिटल में उनका केमिस्ट का शॉप है। 8 साल गैप है एंड ही गोट द वीज़ा। जैसे 12th के बाद गैप, मनोज रूहिल पूरा नाम है। 12th के बाद 2 साल का गैप हो गया, कोरोना टाइम पर डिप्लोमा हो गया, अभी जैसे फ्री है, कोरोना को 2021 में रिजल्ट, हाँ 21 में रिजल्ट आया था। हाँ, तो उसके लिए देखो कोशिश करो, अगर आपका लंबा गैप है ना, तो आप कोई ना कोई जॉब करें। लास्ट में देखो, जिन बच्चों का अब बाहर, वही जॉब वाली बात यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। 12वीं के बाद आपकी जॉब वैलिड है अगर सैलरी अकाउंट में है। ये नहीं खाली आपने सर्टिफिकेट लगा दिया 12वीं के बाद 2 साल जॉब कर रहा हूँ, नहीं, दैट इज़ नॉट वैलिड। अगर सैलरी अकाउंट में, यही बात हम सजेस्ट करते हैं, जिस बच्चे का ग्रेजुएशन के बाद अगर लंबा गैप आ रहा है, तो वो अगर उसका बाहर जाने का प्लान है तो कोशिश करेगा वो अपनी सैलरी अकाउंट में डलवाना स्टार्ट करे, ताकि वो गैप को एम्बेसी समझा सके भाई बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, आई कुड नॉट डू जॉब, बट नाउ आई हैव गॉट अ जॉब, सैलरी इज इनटू द अकाउंट एंड आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और कोई क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेश्चन? जैसे कोई सर्टिफिकेट दिखा सकता है जॉब की जगह, बीच में मैंने ये कोर्स किया? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो, जैसे कंप्यूटर कोर्स। हाँ बिल्कुल दिखा। दूसरी बात है, वहाँ पे अगर आप अपना कोर्स चूज़ करेंगे, कोर्स किसी भी पढ़ाई के बाद कोर्स चूज़ करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, तो रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन या रेलेवेंसी ऑफ जॉब। यानी कहने का मतलब है, 12वीं अगर फ्रेश है तो आप वही कोर्स कर पाएंगे जो 12वीं में आपका फील्ड था। ये नहीं कि भाई मेडिकल आर्ट्स वाला बच्चा के तो नर्सिंग करनी है जी, नहीं कर पाएगा। अगर 12वीं के बाद सपोज करो आपने आर्ट्स से पढ़े हुए हो आप, और आपने जॉब करा अकाउंटेंट का, तो आप अकाउंटेंट का भी कोर्स ले सकते हो जॉब के बेस पे। ऐसे आप एरिया चेंज कर सकते हो अगर आपका गैप में आपने कोई जॉब डिफरेंट किया है। समझे इस बात को? यानी अगर आपने 12वीं नॉन मेडिकल में किया है और 12वीं का आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो आपको कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग का ही मिलेगा। आप नॉन मेडिकल के बेस पे कोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि आपने गैप में क्या किया, गैप में तो आपने काम किया। तो जो लास्ट है, चाहे वो वर्क है चाहे वो एजुकेशन है, उसके हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा। आपको कोर्स चूज करना है। सर ग्रेजुएशन के बाद गैप है, लेकिन उस गैप में तुमने अपना बिजनेस करा है। डेफिनेट, अगर आपने अपना बिजनेस किया, उस बिजनेस का प्रूफ वो रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर, उसका कुछ जीएसटी नंबर वगैरह, उसके अकाउंट्स में कुछ लेन देन हुआ है, अगर वो है तो चाहे 4 साल का गैप हो चाहे 5 साल का गैप हो, नो मैटर, दोबारा चलाना। ओके। और नेक्स्ट स्पाउस केस, बहुत सारे लोग स्पाउस वाले भी आते हैं। स्पाउस में आज तक हमने 9 केस लगाए। यू वोंट बिलीव, एक को छोड़ के 8 वीज़ा आए हुए हैं, एक सिंगल को। वो भी ऐसा बंदा था, हम मेरी तरफ अपना स्टेटमेंट लेके आ, मेरे पास इतने पैसे जी मैं क्या करूँ भाई, हमारी हेडेक, थोड़ा डॉक्यूमेंट तो आपको पूरे करने पड़ेंगे जो हम मांगेंगे, वरना 9 में से 8 वीज़ा हमारे स्पाउस के अब तक हैं और हमारे स्टूडेंट हैं सारे। स्पाउस कनाडा में साथ में नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि साथ में नहीं जा सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ IRCC की वेबसाइट पे। जनरली क्या होता है, अगर हम साथ में फाइल लगाते तो दोनों के लाइक वो सोच लेते कि यार क्या पता ये लग नहीं रहा बंदा पढ़ने जा रहा है वहाँ पे, या
वो दूसरा उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहा है, आप साथ में भी लगा सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, पहले एक बंदा वहाँ पे जो एक मेन एप्लीकेंट वहाँ पे चला जाता है, तो देन वी स्टार्ट लाइक द स्पाउस केस। स्पाउस केस पहले हमारे मन में भी किसी ने स्टार्टिंग में भाई जब स्पाउस चला जाए, जब मेन एप्लीकेंट चला जाए स्पाउस का 3 महीने बाद स्टार्ट करना, लेकिन अब हम 1 वीक में स्टार्ट कर देते हैं, यू वोंट बिलीव।